مدينة يا 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 मॉड्यूल 1 ही समझिए चेंज हुआ। मॉड्यूल 1 पिछली टर्म में मॉडर्निटी को हम ज़्यादा देख रहे थे, मॉड्यूल 2 में वर्ल्ड ऑफ इस्लाम को देखेंगे, और मॉड्यूल 2 में हमारी लैंग्वेज फारसी से अरबी हो गई है। आपने पहली क्लास अटेंड कर ली है, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त टीचर है। और मॉड्यूल 3 में ट्रेडिशनल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसमें इस दफ़ा हम आर्किटेक्चर से शुरू करेंगे, इस्लामिक आर्किटेक्चर से, फिर मिनिएचर पेंटिंग, फिर म्यूज़िक, इंट्रोडक्शन होंगे। 3 मोटे मोटे रूम पे आर्किटेक्चर, और जिसके लिए कल सुबह इंशाल्लाह हमने ये सोचा कि एक्सपीरियंस से शुरू करना चाहिए। मैं वैसे ड्राइंग से दिखाऊंगा, वो आपको समझ नहीं आएगी। इससे पहले कि भूल जाऊं तो नोटबुक्स ऐसे ज़रूर लाना है, क्योंकि मैं आपसे ड्रॉ करवाऊंगा जो स्पेस में आप होंगे। ड्राइंग करने में बंदा सीखता बहुत है, लगता है पहली दफ़ा देख रहा है उस चीज़ को। तो आर्किटेक्चर हो गया, मिनिएचर, म्यूज़िक, और तीसरा लास्ट टाइम हमने बुद्धिस्ट आर्ट से इंट्रोडक्शन लिया था। मॉड्यूल 3 में इस दफ़ा हम हिंदू आर्ट का इंट्रोडक्शन लेंगे। और जैसे हमने पाकिस्तान के बुद्धिस्ट विरसे का काफ़ी हम सबके लिए, एवरीबॉडी आई थिंक इट वाज वेरी इनरिचिंग एंड आई ओपनिंग। तो उम्मीद है इसी तरह जो हिंदू हमारा ट्रेडिशन है उसकी भी हमें बहुत एक मानी खेज और इनरिचिंग एक्सपीरियंस रहेगा। हाँ, अब मैं थोड़ा सा जो ये नया मॉड्यूल है वो मॉड्यूल 1 जो है ट्रेडिशनल वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, इसका बुनियादी तौर पर पहले तो आप समझ लें कि क्योंकि इस्लामिक सिविलाइजेशन को बेसिकली देख रहे हैं, तो उसका मैट्रिक्स हमने बनाया जो काफ़ी, अगर किसी ने विलियम चिटिक की पढ़ी हुई किताब विजन ऑफ इस्लाम, वो भी उसी मैट्रिक्स पे है, क्योंकि वो सॉर्ट ऑफ रिवील्ड कह लो स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन गैब्रियल आए थे सबके सामने, हज़रत उमर से रिवायत है। सो इट्स कॉल्ड द हदीस ऑफ गैब्रियल, एंड ही डिफाइंड एंड द प्रॉफिट डिफाइंड, एंड गैब्रियल सेड आप ठीक कह रहे हैं। तो जब वो चले गए तो हुजूर ने कहा ये कौन था? तो उन्होंने कहा हम तो नहीं जानते, खुदा और रसूल जानते हैं। तो उन्होंने कहा ये जिब्रील थे और तुम्हें ये तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। सो ही केम एज अ मैन, एज अ पर्सन। तो उसमें उन्होंने दीन के जो हिस्से बताए वो थे इस्लाम, ईमान और ihsan। हमारे कोर्स का यही स्ट्रक्चर है कि बुनियाद ये इस्लाम इज़ व्हाट वी डू, ईमान इज़ व्हाट वी बिलीव इन, and ihsan is how we absorb it all in our personality, in our own life। यानी कि जो मकसद है उस पे काम करना ना। ये फॉर्म क्यों है, ये बिलीफ क्यों है? वो इसलिए कि हम रियलिटी के खुदा के करीब हो जाए। तो खुदा के करीब होने का जो सारा सिलसिला है वो ihsan कहलाता है। तो उसके बाद द फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ मॉड्यूल 1 इज कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी कि फिर इन चीज़ों की मैनिफेस्टेशन कैसे होती है। इस्लाम, ईमान, ihsan एंड कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम सिविलाइजेशन। ठीक हो गया? तो ये मोटा मोटा इस कोर्स का स्ट्रक्चर है। और आखिरी चीज़ जाहिर है कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, जिस पे जाहिर है अब आपस में बैठ के हम पहले रिव्यू करेंगे, फिर आगे चलेंगे। कई लोगों को है प्रॉब्लम कि हमें कुछ काम शुरू करना है, हमने पहली 2 टर्म कोई काम नहीं करना, हमने अपना रिसर्च का रोड मैप डिज़ाइन करना है। और उसमें सबसे पहले रिसर्च होगी, फिर अपनी प्रोजेक्ट का रोड मैप। तो रोड मैप के लिए पहले रिसर्च होगी उस टॉपिक पे, फिर ही कुछ आप बनाओगे। तो पहली टर्म में हमने सिर्फ उसका खाका बनाना था, प्रोजेक्ट का रोड मैप बनाना था। वो भी कुछ लोगों ने नहीं बनाया, ज़्यादातर ने तो बना लिया, तो वो अब आगे चलेंगे। जिन्होंने नहीं बनाया वो पहले बनाएंगे, उसके बगैर कुछ हो नहीं पाएगा। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल है, ऐसा नहीं बड़े मतलब है पढ़े लिखे टाइप लोग भी शामिल हैं जो इसमें कहते हैं कि काम करना चाहिए। क्या रिसर्च बाद में हो जाएगी, जो किसी हद तक ठीक है,
6 पार्ट डॉक्यूमेंट्री और 70s 2 साल की फिल्मिंग है। और अब बहुत सी वो चीज़ें जंगें जो हुई हैं मिडिल ईस्ट में, बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई उनमें से। लाहौर की भी है, हम कल शालीमार जाएंगे, शालीमार की फुटेज भी है उसमें। मेरे ख्याल से क्या नाम, नाहिद सिद्दीकी का चक्कर ये मैंने उस तरह से काफ़ी नायाब है, कहीं आपको यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिलती। हमने अभी लास्ट ईयर चढ़ाई थी। चलो कैमरा थोड़ा दूर कर दी, बीच में आ गया। उसका माइक ना कवर हो जाए आवाज। I bear witness that there is no deity but God, the One, having no partner with him. It was his words which united the whole divided Arabia. Within 1 century, the abode of Islam stretched its one arm to India and the borders of China, and another arm to France and the shores of the Atlantic. Today, the Islamic world reaches into the Pacific, far into Central Asia, and deep into Africa. 1/7 of the world's population is Muslim. It is the youngest of the major religions and the fastest growing. Islam means submission, and Muslims are those who submit themselves to the will of God. Only 1/4 of all Muslims are Arabs. Since the very beginning, it has been a universal religion. There is no superiority for an Arab over a non-Arab, and for a non-Arab over an Arab, nor for the white over the black, nor the black over the white, except in awareness of God. For 1,000 years, Islam was the most widespread and powerful civilization in the world, and it is the link between the present day and the civilizations of the ancient world. The huge spiral minarets at Samarra in Iraq echo the ziggurats, the ancient towers of Babylon, which preceded. The walls of the mosque give some idea of the power which was once centered here. Samarra was built more than 1,000 years ago as a royal city, from which the Abbasid caliphs ruled an immense empire. It was the climax of Arab power. The palaces and gardens, the baths and schools and fortifications have vanished. Only the vast mosque, like the bedrock of the civilization itself, survives. Arab power declined, but the civilization they had founded did not. Only 300 years ago, the armies of the Ottoman Turks were the most redoubtable in the world. In Istanbul, the military band of the Janissaries can still be seen. It is the origin of the military bands we now know. Only 300 years ago, Islamic civilization flowered in Iran to produce one of the most brilliant and exquisite moments in human history. And
much less than 300 years ago, large areas of East and West Africa were flourishing Islamic states with centuries of civilization behind them. Much of the Islamic world now seems little more than an extension of the modern world. And indeed, there are some within the Islamic world itself who wish to see it in that way. This is the way vast numbers of good Muslims now live. But it is not the unique civilization which grew out of Islam. Once beautiful cities like Damascus strain under the huge influx of machinery and numbers. The modern world cuts its way through another way of life. And yet, Islamic civilization retains a remarkable vitality. In Pakistan, even the scooter taxis and the lorries from the West are being absorbed, just as Islam once absorbed the ziggurats of Babylon. Islam remains vital for many millions of people. The men who work on these lorries feel the need to relate them to their own lives, to make them meaningful instead of alien, to draw them into a pattern which retains all its meaning for them. However great the material achievements, they are not the purpose of a traditional civilization such as Islam. They are its byproducts. Its purpose is man himself. Man has come into the world for a particular task, and that is his purpose. If he does not perform it, then he will have done nothing. Five times a day, the entire world of Islam turns towards a single center, Mecca. Once in a lifetime, those who can make the physical journey to this center by plane or ship or bus over the desert. In the past, the pilgrim might walk for months from as far away as Morocco or India to reach the land where that revelation, which is the heart of Islam, was given. Truth has come, and error has vanished away. For Muslims, the Quran, the holy book of Islam, is a direct revelation, the word of God. The Quran was revealed to the Prophet, Muhammad, who is buried beneath the green dome of Medina, some miles from Mecca. Muslims regard the Prophet with the deepest love and gratitude, but he has always remained for them a man and mortal. The pilgrimage is one of the 5 pillars of Islam, but it is far, far older. Muslims say it was founded by Abraham, and Mecca is the city of Abraham. A manifest miracle is this state city of Mecca, which can contain this vast host, a host such that when it brought into the greatest of cities could not be contained. It is described only by the true analogy of the ulama, that its enlargement for newcomers is like that of a womb for the growing child.
center of the world. For Muslims, the great cube of the Kaaba, in the center of the sanctuary of Mecca, is the axis on which the whole world turns, because it is the ancient symbol of the intersection between the vertical of the spirit and the horizontal plane of worldly existence. The Kaaba is an outward symbol in this material world of that divine presence not seen by the eye. This is the object of the pilgrimage. Nothing is contained in the Kaaba. It is the symbol of the journey which every man must make to find his own center. The pilgrimage is a prefiguration of the inward journey towards the Kaaba of the heart. Each pilgrim circles the Kaaba 7 times. Those who are too weak are carried. The Kaaba is a cube, a symbol of stability, because truth never changes. Islam does not deny earlier revelations, but confirms them and gives them final form. The divine truth has been revealed through the mediation of the prophets or the messengers at very different times to the most diverse peoples. The Quran is but the final confirmation, the seal of all these numerous revelations, the sequence of which goes back to Adam. This stone outside Mecca represents Iblis, the arch enemy of man. Every pilgrim throws 7 pebbles at it and rejects the evil tendencies within himself. Unity and submission to the will of God are the central ideas of Islam. Unity both in the inner and in the outer life of human beings. Islam guides the whole life of men. There is no aspect which is not brought within the religion. It is the message of unity which echoes round the world. Islamic civilization inherited what have always been regarded as the central regions of the world. Just as Islam is the link between the ancient civilizations of the Middle East and the present day, so also it was the great bridge between East and West. Today, few caravans are left. Here, on the northern edge of the Sahara, is one of the few places they can still be found. The great caravan routes spreading across the Islamic world continued and extended the trading pattern of antiquity. They linked China and India on the one hand, to Africa and Europe on the other. Across the highlands of Asia, along routes which today can be traveled only with great difficulty, huge quantities of precious goods passed regularly. Along these routes, at intervals of a day's journey, lay the caravanserais. This one at Sarax, on the border of Iran and the Soviet Union, was on the greatest trade route in the world, the Silk Route, extending from China to the Mediterranean. Here the caravans would rest, business would be done, prayers would be offered.
Rulers established whole chains of caravanserais across their lands. Huge vaulted halls gave protection from the harsh winters of Asia. Ideas too traveled on these routes. In this way, Islam spread beyond the Sahara and deep into Africa. During the Abbasid Empire, the Arabs made regular sea voyages to China, the longest regular sea route ever used by mankind before the European expansion of the 16th century. Dubai and other ports of the Arabian coast have a seafaring tradition at the very least 1,000 years old, and are still crowded with dhows which make their way under sail to India and East Africa. The Indian Ocean was for many centuries an area without major conflicts, a Muslim sea, and the site of great merchant voyages. I left Siraf in the year 306 of the Islamic calendar in a ship bound for Seymour. With us was a ship of Abdallah ibn al-Junayd and a ship from Saba. These three ships were extremely large and well known on the sea, with famous shipmasters of high repute and standing among seamen. Aboard the ships there were 1,200 men, merchants, shipmasters, sailors and others of diverse nationalities. The cargo of wealth and merchandise was of incalculable value. After 11 days sailing, we saw the outlines of the mountains and the features of the land of Sindan and Tana, the sea. A network of Islamic sea routes spread all round the Indian Ocean. New regions were drawn into the pattern of world trade. A chain of flourishing towns was established all down the east coast of Africa, 500 years before the Portuguese arrived and destroyed them. And it was in the wake of trade, not conquest, that Islam spread to Indonesia, today the most populous Muslim country in the world. Ironically, it was the great Muslim navigator Ibn Majid who piloted Vasco da Gama from East Africa to India, and so brought about the ruin of Arab commerce. With the change in trade routes which followed the arrival of Europeans in the Indian Ocean, the economic decline of Arabia, and eventually of the whole Islamic world set in. The sap was drained from an entire economic system. Makkah, in southern Arabia, was once a flourishing port, and in parts of the world its name is synonymous with coffee. It has been completely bypassed. Of India, and the great walls of the old city of Cairo stand as reminders of the military might of Islamic civilization. Islam legislates for all aspects of life, for life as human beings actually encounter it, and it has not evaded the question of warfare. The guidelines it sets down are clear. Be just, the unjust never prosper. Be valiant, die rather than yield. Be merciful, slay neither old men, children, nor women. Keep your word, even to your enemies.
let there be no compulsion in religion. The military band of the Janissaries still exists in Turkey. It would have been exposed to surrender even before battle was joined. The armies of Europe hastened to copy it. एक सेकंड पॉज करना पड़ेगा इसको भी जाने दे फिर करिए जी जी चाहिए आपको Brought up in a special educational system, completely detached from personal background, but linked to one of the great mystical orders of Islam, with the highest posts in the empire open to them, the Janissaries formed a unique and totally dedicated military force. Allah Allah! Celil Cebbar, Mu'in-ü Settar, Halikul Leyli ben Nehar. La yezal, Zülcelal, birdir Allah, onun birliğine. Resulü Enbiya, Peygamberimiz Cenab-ı Ahmet-i Mahmud Muhammed Mustafa. Ali evlad Resulü Mustafa, imdad-ı ruhaniyetine. Bir cümle alim İslam'ın sıhhat-ı selametine, aziz, vatan temadisine, ordularımızın devam muzafferiyetine, üçler, yediler, kırklar, göçenler demine devranına, diyelim. Nasrun minallahi ve fethü karib. Ve beşşiril müminin. Ya Muhammed. When Mehmet II, the conqueror of Istanbul, and one of the greatest Turkish military commanders, had his portrait painted, it was in a characteristically Islamic pose, gently sniffing the scent of a blossom. Babur, another great military leader and the founder of the Mughal dynasty in India, personally supervised the laying out of Islamic gardens wherever he went in India. Very probably he was their architect too. His descendant, the Emperor Akbar, wrote, The sole idea of wise kings is day by day to refresh the garden of the world by the streams of justice. And when an empire has been civilized by a wise and just ruler, the people thereof, small as well as great, sit in the shade of tranquility. The traditional Islamic house is built around a garden, a private and tranquil inner world. Such gardens are conscious anticipations of the paradise which Muslims believe is man's true home. The veiling of a woman has the same meaning. She too is an inner paradise, precious. A love revealing pearls, a face beautiful as the moon. Time is too narrow to contain it, but my heart does so. This dance is based on a famous incident at the Mughal court of India. Anna Kadi loved the Prince Sabu. One day she saw the prince approaching, and she danced for him.
gave rise to one of the greatest civilizations the world has seen, to a vast network of trade, powerful armies, glittering courts. But like all true civilizations, its real empire was, and is still, in the hearts of men. A Muslim must perform ritual ablutions before he prays. Sometimes water cannot be found, and he uses a stone or sand instead. Nothing is missed out. Every act prescribed by the Prophet is faithfully performed. Such a man is aware of the importance of his acts. There is nothing he does that does not count. He has human dignity. It is on this dignity that civilizations are built. Adore God as if you see him. And if you do not see him, he nonetheless sees you. बस 25 मिनट सारी है 25 मिनट। अच्छा अभी और भी नहीं वो अगले क्लासों में मैंने सही तरह से देख ली होगी अगर आप स्टॉप शेयरिंग कर दें। तो अभी ऐसा है कि हम अभी ये सेशन खत्म पहला होता है, जस्ट टेक अ 10 मिनट ब्रेक। Two centuries ago, if Westerners, or for that matter Chinese Confucianists or Indian Hindus were to study Islam, they would have encountered but a single Islamic tradition. ये उन्होंने जुमला पहले इसलिए कहा है कि असल मकसद इनका यही कहना है। वो कि अगले जुमले में कहेंगे कि इसकी इतने एस्पेक्ट्स हैं, मतलब है numerous schools of thought in theology, in fiqh, in mystical interpretations, ऐसे भी sects हैं which are away from the main body, ऐसे groups भी हैं, हर तरह के लोग हैं। मगर कह रहे फिर भी ये कहा जा सकता है कि वो एक ही ट्रेडिशन का हिस्सा है, क्योंकि उस ट्रेडिशन की रूट एक है जिस पे वो सब मुत्तफिक हैं। अब इस पर इसकी रूट एक है, फिर आगे जितने बज़ाहिर कितने दूर दूर हो जाते हैं ना, मौलवी सूफी को बुरा कह रहा है, वो सूफी फिलोसफर को बुरा कह रहा है, उलमा आपस में लड़ रहे हैं, कोई सेक्युलर फिलोसफर है, कोई क्या है। इब्न सीना भी जब फिर फंसता था किसी मसले पर तो फिर 2 रकअत नमाज नफिल हाजत के पढ़ता था। वो कि उसकी फिलोसफी उसको काफ़ी दूर तक ले जाती थी कई मसलों में, जो कि रेवलेशन के भी खिलाफ लगती थी, फिर फतवा लगता था। तो कहता था फलसफा तो मुझे यहीं ले जा रहा है, मगर बिकॉज आई बिलीव इन द प्रॉफिट, तो ऑन द बेसिस ऑफ फेथ मैं आप लोगों की बात मान लेता हूँ। तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। तो ये इन्होंने इसका एग्जांपल दिया ट्री का, whose roots are the Quran and the traditions of the Prophet of Islam. तो ये बात करके, if this is my point of view, then the rest of the chapter is really more sense than one looking at these 3 aspects. क्योंकि ये इस्लाम इन द मॉडर्न वर्ल्ड इस किताब का नाम है। हम भी इसी सिचुएशन में हम आज पढ़ रहे हैं अपनी रिवायत को, तो उसमें हमें जो कॉन्फ्रंटेशन नजर आती है वो एक वो चीज़ है जिसको ट्रेडिशनल इस्लाम कह रहे हैं, जो हमारा भी मकसद उसी को स्टडी करना, which is the holistically speaking Islamic civilization and its aspects and seeing कि ये वो रूट से कैसे लिंक्ड है। समझे ना, इस पूरे कोर्स में हम यही कोशिश करेंगे कि ये एक ही दरख्त की शाखें हैं, तो इसलिए ये अहम रीडिंग है। नजर आ रहा है इनको ट्रेडिशनल इस्लाम, मॉडर्निज्म एंड फंडामेंटलिज्म। तो ट्रेडिशनल इस्लाम he'll explain what that is, वो मैं लिखता हूँ। और मॉडर्निज्म से आप बड़ी बखूबी वाकिफ हैं कि मॉडर्निज्म से हमारे मकसद एक वर्ल्ड व्यू है, एक पूरी सोच है, ना ये डिक्शनरी मीनिंग में बात नहीं हो रही। तो फंडामेंटलिज्म इन अ सेंस एक मॉडर्न फिनोमेना है जो कि हमारे टाइम्स में सामने आया है, तो उसको अमूमन लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि सारा
प्रोपेगेंडा में ये तो हम भी उसी में गिर जाते हैं कि भाई जिनको नहीं पता वो जो मर्जी कहते रहे फॉर देयर ओन पर्पसेस, मगर most of our intellectuals really follow the same narrative as is presented from the West. कहने का मकसद ये है, इसलिए ये न्यूआंसेस बताने की कोशिश करेंगे। अगर सबसे पहली बात है ट्रेडिशन, ये उन्होंने इन सेंस ना अपने इस प्रोलॉग का समरी दे दी है। आई एम लुकिंग एट ट्रेडिशन एज अ होलिस्टिक थिंग एंड आई विल बी लुकिंग एट दीज थ्री एस्पेक्ट्स, व्हाट इज ट्रेडिशनल इस्लाम, व्हाट इज मॉडर्निज्म, आई मीन उसके ट्रेडिशन, ये पेज 3 पे लास्ट पैराग्राफ पर ओपनिंग काफी जबरदस्त है, नसर बड़ा अच्छा लिखते हैं। ट्रेडिशन which needs to be defined universally now precisely because of the onslaught of modernism and more recently the appearance upon the scene of that caricature of tradition called fundamentalism is at once now he feels हम पाकिस्तान में आज और एक कोर्स भी इसलिए अर्जेंटली कह लें ये पूरा इदारा भी कि ये डेफिनेशंस ब्लर हो गई हैं, हम जो भी पॉपुलर नैरेटिव है उसमें ही चले जा रहे हैं। तो वो कहते हैं ट्रेडिशन को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, इट इज मेड अप ऑफ दीन its widest sense that embraces all aspects of religion and its ramifications, then sunnah, which is based on sacred models, has become tradition in this as this word is understood usually. जैसे हमने कहा कि मॉडर्निज्म का भी लफ्ज जब इस डिस्कोर्स में इस्तेमाल होता है वो उसके फिलोसॉफिकल हवाले से होता है, और ट्रेडिशन भी हम इस माने में नहीं इस्तेमाल करते कि पुरानी है, नहीं, टाइम से कोई ताल्लुक नहीं है, प्रिंसिपल से ताल्लुक है, ट्रेडिशनल प्रिंसिपल। बेसिकली ट्रेडिशन इज अनदर वर्ड फॉर रिलीजन। जो लोग हमारे साथ रेन ऑफ क्वांटिटी के स्टडी सर्कल कर रहे हैं मंडेस को, ये गेनॉन ने, शेख अब्दुल वाहिद ने अर्ली 20th सेंचुरी में कॉइन किया था बिकॉज ही वाज राइटिंग फॉर द फ्रेंच इंटेलिजेंसिया, और उस जमाने में रिलीजन का वर्ड यूज करते तो उनकी कोई राइटिंग पढ़ता ही ना, क्योंकि इतना रैपिडली सेक्युलर माहौल था और फ्रांस के जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो, तो ही सॉर्ट ऑफ क्लोथ्ड इट इन द, उनका मकसद ये था कि रिलीजन कोई महदूद चीज़ नहीं है, पूरी सोच है। तो उस माने में वो विजडम ट्रेडिशन कह लो, हिकमा दिखाने की कोशिश की बिहाइंड रिलीजन, तो उस कहने, मगर यहाँ सुनना मैं कहूँगा जिसको हम नॉर्मली ट्रेडिशन कहते हैं कि जो हमें बुजुर्गों से चीज फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट मिली है। अब ये नॉर्मल मानों में सुन्ना का मतलब इनका ये है फारसी में, इसलिए जो ट्रेडिशनल आर्ट्स होते हैं उनको सुन्नती कहते हैं, यानी कि वो एक से दूसरे चेन में चले आ रहे हैं। सर विजडम को ट्रेडिशन के साथ कैसे रिलेट करें? विजडम इधर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ ट्रेडिशन को हम कह रहे हैं जो उसका एसेंस है उसको विजडम कह रहे हैं, हकीकत सोच को कह रहे हो विजडम। वरना तो हम ये कहते हैं ना कि जो चीज़ पुरानी चली आ रही है वो ट्रेडिशन है, हम कह रहे हैं जो सोच है वो ट्रेडिशन, और जो सोच है वो कुरान और हदीस से आती है, प्रॉफिट से आती है, आसमान से आती है। सोच क्या अहम है, क्या कम अहम है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, वो ट्रेडिशन के असूल है। फिर वो हर जिंदगी के पहलू में अलग अलग रूप इख्तियार करते हैं। तो पहला एस्पेक्ट ट्रेडिशन कह रहे हैं कि उसमें दीन है, विच इज रिलीजन एज सच। देन उसमें ट्रेडिशन है, यानी कि चीज़ें करने का तरीका जो पीछे बुजुर्गों से आ रहा है, उस सुन्नत असल में मतलब ये होता है इन सेंस। सेक्रेड मॉडल्स, या मॉडल से क्या मतलब है? referring to different religious traditions, like नहीं, इस्लाम की बात होती है। मॉडल यानी प्रॉफिट इज द ग्रेटेस्ट मॉडल, फिर उनके बाद हजरत अली, हजरत अबू बकर, दे आर ऑल मॉडल्स ना। I thought across religious boundaries was true, ये इस्लामिक ट्रेडिशन पे बात हो रही है। हाँ वैसे तो जायज है इस्लामिक मॉडलिज्म, क्योंकि बुक इस्लाम पे है ना, इस्लाम इन द मॉडर्न वर्ल्ड। फिर हम देखते हैं तमाम फ़नून में, ये आगे जाके एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये जो है ना ट्रेडिशन इन द
लिटरल सेंस उस माने रखता है कि आप बेउस्तादे नहीं हो सकते ना, क्योंकि वो नॉलेज जो है वो सिलसिलावार चली आएगा। चाहे आपने वो ईंटें ही लगानी है तो उसमें जो है ना। आखिर में कहते हैं सिलसिला। सिलसिला मतलब होता है चेन। अब देखते हैं ये क्या है। और द चेन दैट लिंक्स ईच पीरियड, episode or stage of life and thought in the traditional world to the origin. अच्छा, ये अब असनाद के माने में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर सुन्नत कैसे इस्तेमाल करें? सुन्ना और that which based upon sacred models has become tradition as this word is usually understood. इधर आप कह रहे हैं, इधर फॉर्म्स पे ज्यादा बात कर रहे हैं, फॉर्म्स पे ज्यादा बात कर रहे हैं, which have become traditional forms. बिहेवियर कह ले, उसमें जो हर चीज आ जाएगी। दूसरे माने जो सिलसिला है उसमें कह रहे हैं कि उसका जो इनर लिंक है, उसकी जो स्पिरिट है, वो भी रीजन से जुड़ी हो। तो ये हमारे यहाँ बहुत अलाइव आज तक है मदारिस में कि दे आर वेरी मच कॉन्शियस कि दे आर पार्ट ऑफ अ चेन व्हिच गोज बैक टू द प्रॉफिट इन ईच एंड एवरी साइंस दैट दे टीच, फ्रॉम अरबिक टू हदीस टू तफसीर। एक एक में होता है मेरा टीचर कौन है, उसका टीचर कौन था, तो वो it really enlivens, it makes education something उसमें स्पिरिट थोड़ी फौरन आ जाती है। इसका हमें एहसास नहीं होता जो हम सेकुलर स्कूल्स के पढ़े हुए हैं कि देयर इज अ, क्या मैं आपको बताऊं, तो ये मैं मदरसे की बात कर रहा हूँ, मगर दिस यानी कि ये मतलब कि म्यूजिक में भी है। मैं अपने उस्ताद रुस्तम फतेह अली खान, क्लासिकल सिंगर हैं पटियाला घराने, उस्ताद फतेह अली खान साहब के बेटे, तो उनसे मैंने कहा खान साहब आपके बताने में फोन पे बात हो रही थी, तो बरकत है क्योंकि यानी कि बताने में बड़ी तासीर है, रिजल्ट अच्छे आते हैं। कहते हैं वो इसलिए आते हैं कि हम अभी भी तालीम जो है जूते उतार के देते हैं, बिकॉज वी सी इट एज अ सेक्रेड ट्रस्ट। गाना सिखा रहे हैं, कौन सा दीन सिखा रहे हैं, मगर कोई भी चीज जो है वो स्पिरिट से अनटच्ड नहीं है, हो ही नहीं सकती ट्रेडिशन में। इसलिए कहते हैं कि जो हम म्यूजिक कर रहे हैं ये हम इबादत कर रहे हैं, उसको देखते ही उस पर्सपेक्टिव से। और आखिरी बात कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें बरकत जो है वो नियत से आती है, दुआ से आती है, और उस चेन में लिंक होने की वजह से बुजुर्गों की बरकत भी आज तक पास ऑन होती है। अब पूरा ये जो मैं बिल्कुल क्राफ्ट्स की बात कर रहा हूँ, मगर ये जो सेंट्रल इसका मॉडल है वो तसव्वुफ है। उसमें तो बाकायदा वो जो दीन का हार्ट है उसकी ट्रांसमिटल हो रही है फ्रॉम वन टू द अदर बैक टू द प्रॉफिट, और एवरीथिंग इज रियली मॉडल्ड ऑन दैट। जैसे मैं शागिर्द बना था उस्ताद हाजी अब्दुल अजीज साहब का, जो मास्टर मेसन थे, मिस्त्री थे, उसका पूरा मॉडल वही कि वो दस्तार प्रेजेंट दी जाती है, वो मिठाई होती है, दुआ होती है, पगड़ी, मतलब उसने मैंने उसको प्रेजेंट दी थी, मतलब आप वो तो दौड़ नहीं है, वरना तो पगड़ी पहनना आती जो भी, यानी कि पूरी रस्म होती है, वो कॉन्सेक्रेट हो जाता है रिश्ता और उसमें बरकत आ जाती है। तो ये इधर बात हो रही है सिलसिले की कि हर फन का सिलसिला, जैसे खत्ताती का सिलसिला हजरत अली तक जाता है, कोई छोटी बात नहीं है, ये एक रूहानी बात है। और जो बड़े बड़े चेंजेस हुए, बड़े बड़े उस्तादों ने जो ना नई चीजें लाया खत्ताती में, जैसे पेन को एंगल पे काटना, वो उनको ख्वाब में हजरत अली ने बताया या रिवायत में बताया, इसको तुम काटो तो इससे बेहतर हो जाएगी। और उसके सारे जो प्रिंसिपल हैं हजरत अली के अक़वाल है, एंड सब्सिक्वेंटली अदर पीपल। सो ये सिलसिला जो ये हमें बिल्कुल एहसास नहीं, मुझे भी बड़ा कम है, हर दफा स्ट्राइक करता है जब मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में वही चीज देखता हूँ। रिसेंटली ये मदरसे कॉन्टेक्स्ट में देखी हूँ, उसका मुझे इतना एहसास नहीं था। किसी ने बताया कि नहीं हम वहां भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, जूते उतार के क्यों, आपको ख्याल है जमीन पे बैठ के क्यों पढ़ते हैं। और जो उस्ताद है वो कोई हदीस बताता है तो वो उसी तरह बैठता है कई दफा, क्योंकि वो भी ट्रांसमिटेड है कई दफा। जैसे हजूर बैठे थे तो वो कहता है वो उस तरह बैठ के हदीस बयान होती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, दैट सॉर्ट ऑफ लिंक्स यू टू द ओरिजिन इमीडिएटली, कि ये बंदा ये 1400 साल से इसी तरह बताई गई है हदीस, ऐसे बैठ के।
जो ऐसी भी चीजें बच गई हैं, ये नहीं कि हर हदीस के साथ ये बचा है, मगर इस तरह से। So each period, episode or stage of life and thought in the traditional world, this change joins it to the origin, as one sees so clearly in Sufism, which represents most of the esoteric and mystical dimension of Islam. तो इधर एक अच्छा सा सेंटेंस है पेज 4 पे। Tradition therefore is like a tree, the roots of which are sunk through revelation in the divine nature, and the trunk and branches of which have grown over the ages. At the heart of the tree, जो शुरू में हम डिस्कशन कर रहे थे, आप लोग कुछ नहीं भी आए थे, सना को ये पॉइंट याद था। At the heart of the tree of tradition resides religion, and the sap of this tree consists of that grace or barakah that, originating with the revelation, makes possible the continuity of the life of the tree. ठीक है ना? Tradition implies the sacred, the eternal, the immutable truth, the perennial wisdom, as well as the continuous application of its immutable principles to various conditions of space and time. तो ये बेसिकली इन्होंने बहुत ही चंद 1.5-2 सफ़े में ट्रेडिशन की एक जामे डेफिनेशन देने की कोशिश। देखिए अब एग्जांपल बताऊं, कई मुगल मेंशर्स के ऊपर लिखा होता है रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम, इतना ही लिखा होता है, पूरी दुआ व तम्मिम बिल खैर। और जब अब रिसेंटली पता चला कि जब खत्तात, इसका मतलब होता है ये हुजूर की सिखाई हुई दुआ है, रब्बी यस्सिर, ओ माय लॉर्ड गॉड मेक दिस इजी फॉर मी, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, नॉट डिफिकल्ट, व तम्मिम बिल खैर, एंड मे इट्स एंड बी ऑन गुड। तो ये जब खत्ताती शुरू कराते हो, जो आपने लास्ट टर्म में वो नूरिया ने जब दिया, उन्होंने भी बताया था कि शुरू में ये हदीस लिखवाते हैं कि बरकत भी होती है और प्रैक्टिस भी शुरू हो जाती है। कई मुगल मैनेजर्स के ऊपर मैंने देखा है, सैफुल मलूक जो फेमस वो है पंजाबी की मसनवी, उसके भी ऊपर यही लिखा है, हर चीज शुरू करने की ये दुआ है, इट इज अ प्रोफेटिक दुआ। और मेरे उस्ताद ने भी पहला लेसन यही दिया था, जो मिस्त्री थे, कि जब भी काम करने लगो ए दुआ पढ़ लो, फिर then सुकून से आ जाएगा, बरकत आ जाएगी। Across fields, links you to the tradition, the meaning, सारा जो बरका की बात कर रहे हैं। बहुत से लोग लेक्चर्स देने से पहले भी शुरू करते हैं। अब जी ये अगला पॉइंट पे आ रहे हैं, थोड़ा सा मॉडर्निज्म का डिस्कशन है। और अब ये कह रहे कि the earthly life of a tradition can come to an end. Traditional civilizations can and do decay. मगर वो ट्रेडिशन ही रहता है, मगर ज़ाहिर डिके होना शुरू हो जाता है। मगर फिर एक ऐसा टाइम, हम उस टाइम से गुजर रहे हैं कि now there are tendencies which are directly opposed to tradition, anti or counter tradition। कह रहे अभी हम बात करते हैं, and of course modernism, which is anti-traditional by nature and without whose existence there would in fact be no need for the usage of such a term as tradition। क्योंकि प्री मॉडर्न टाइम्स में सारी सिविलाइजेशन ट्रेडिशन, because they had a sacred worldview। So ये अब मॉडर्निज्म को बीच में ला रहे हैं कि भाई there is complete opposition between tradition and modernism, and this is because modernism denies the truths of a religious or metaphysical nature। अच्छा, इस थोड़े से ये भी एक उन्होंने सिचुएट किया है। आगे अब दोबारा ट्रेडिशनल इस्लाम पे आते हैं, पेज 4 के एंड में, कि उस जो सब लोग ट्रेडिशनल इस्लाम के मुख्तलिफ पहलुओं में कुरान पे सारे एग्रीड हैं, फिर कुरान की नेचर बताई है, फिर यह कि कुरान को समझने का पूरा ट्रेडिशन है थ्रू प्रॉफिट्स एक्सप्लेनेशन, एंड देन द होल ट्रेडिशन ऑफ कुरानिक hermeneutics, चाहे सूफी हो या दूसरी हो। फिर यानी कि आप ट्रेडिशनल इस्लाम के जो डिटेल में जा रहे हैं, कुरान और उसकी स्टडी, फिर हदीस,
शिया और सुन्नी दोनों के हैं, वो भी उसका एक रूट एलिमेंट है। और कि उसकी बड़ी स्कॉलरशिप है। और आगे जाके फिर शरिया और द डिवाइन लॉ है, उसमें भी बहुत है चीज़ें हैं। और टाइम एंड स्पेस के हिसाब से इज्तिहाद किया जा सकता है, इस तरह की बातें। यानी कि मोटा मोटा कुरान, हदीस, शरीयत और तरीक़त, ये ट्रेडिशन के फिर डिटेल्स बताई उन्होंने। ये इसी तरह से हम, इनफैक्ट ये बड़ा ज़रूरी था क्योंकि हमारे कोर्स में हम इसी तरह चलेंगे। इनफैक्ट जब हम इस्लाम से शुरू करेंगे तो कुरान को देखेंगे, बहुत थोड़ा सा सुनना और एक शायद लेक्चर होगा, लगता है हदीस हमसे मिस होगी, मगर एक लेक्चर में आ जाएगा ना सुनना इन द कुरान, बिकॉज कुरान इज एट द बेस, उस पर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। शरिया का इंट्रोडक्शन होगा 2 लेक्चर्स में, और फिक्र का होगा, वो डिटेल है इसमें लिखी। फिर तरीक़त का 4 सिटिंग्स है। तो ये इसी फॉर्मेट पे हमारा ये टर्म भी चल रहा है। फिर कह रहे हैं कि ज़ाहिर है विद इन द ट्रेडिशन देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट। मोटा मोटा तो ये है कि एक्सोटेरिक और ईसोटेरिक, यानी कि शरीयत और तरीक़त में कभी कभी लड़ाई होती है, हमेशा से होती आई है, मगर दोनों में ब्रिजिंग लोग भी हैं, जैसे अबू हामिद अल गज़ाली सुन्नी वर्ल्ड में, शेख बहाउद्दीन अल आमिली शिया वर्ल्ड में, कि जो कि शरीयत के भी एक्सपर्ट्स थे, तसव्वुफ के भी। तो उन्होंने, और जनरल कल्चर में तो ये विजडम यही है कि दोनों एस्पेक्ट्स ज़रूरी हैं। कुछ लोग आए हैं जो कि एक दूसरे को डिनाई करते थे, मगर जनरल कंसेंसस ये है कि दोनों नेसेसरी पार्ट्स हैं। हाँ नहीं, आ गया कलाम यानी कि थियोलॉजी, उस पर भी हम 1-1.5 सिटिंग होगी। कलाम जो है वो, हाँ, थियोलॉजी है। शरीयत जो है कि हमें चीज़ें करनी कैसे हैं। अब कलाम, अब हम अगले पार्ट में आ जाते हैं। जब कलाम की बात आती है तो फिर ईमान में आ जाते हैं। हमने कहा था 3 एस्पेक्ट्स हैं रिलीजन के, इस्लाम, ईमान और एहसान। तो जैसे तसव्वुफ एहसान में आया, शरीयत जो है और कुरान तो सब में आया, मगर शरीयत जो है वो इस्लाम में आया, व्हाट वी डू। जो कलाम है, थियोलॉजी, वो ईमान है, जिन चीज़ों में हम बिलीव करते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर भी बताया जाएगा। तो ये कलाम, और फिर इसमें ज़ाहिर है तो फिलॉसफी भी हम करेंगे, इसमें हल्का सा जिक्र है फिलॉसफी का। और अब ट्रेडिशनल, इसके ये जब हम बुनियादी चीज़ें कर लेंगे तो फिर है कल्चर एंड सिविलाइजेशन। वो आ जाता है इन्होंने पेज 7 पे, कि द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये इनकमिंग कॉल आ रही है। कौन है? कैसे रिजल्ट से वो गलत हो गया, वो किस्सा खानी, ये गलती से हो गई है, हमने नहीं करना इसको, डिनाई कर दें। वो पैरेलल सिटिंग अभी शुरू हो रही है नीचे। लेट्स होप कि जिसका वहाँ पे उन्होंने भी, अब चलो जल्दी खत्म करते हैं, ये ना हो कि वो ओवरराइड कर दें। तो इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर कह रहे हैं कि ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सारी जो बात हो रही थी वो एक्सप्रेशन यानी कि ट्रूथ की प्रिजर्वेशन की, डॉक्ट्रिन की है, मगर जो आर्ट और आर्किटेक्चर है ये वही जो सारे अकायद है, सोच है, वर्ल्ड व्यू है, उसको एक फॉर्म दे देता है। सो इट्स द एस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंस, यानी कि जो इस्लामिक वर्ल्ड व्यू है वो आपको दिखा देता है इस कार्पेट के जरिए, बिल्डिंग के जरिए। ये इतना अहम है, ये अहम ही नहीं है कि किसी ने, कहते हैं कि इसके असूल और इसकी लैंग्वेज और इसका असलूब जो है वो उस ट्रेडिशन ही का एक्सप्रेशन होता है थ्रू ब्यूटी। तो उसमें कोई जहन नहीं इस्तेमाल करना होता, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। तो कहते हैं कि जब आप किसी ट्रेडिशनल मास्टरपीस हो, उसमें दाखिल हो, तो ऐसा है कि आपने अपना ट्रेडिशन ओढ़ लिया है, आपने फिजिकली ट्रेडिशन के अंदर दाखिल हो गए। बादशाही मस्जिद, वजीर खान मॉस्क, ताजमहल, कोई भी उस असूलों पे बना हो तो उसका असर प्रोफाउंड है।
आगे चल के ये कहेंगे कि इन सब चीजों से जो फंडामेंटलिस्ट सोच है वो उसको कोई सरोकार नहीं है। वो समझता है सब सुपरफ्लुअस है। वो आउटवर्ड में चेंज लाना चाह रहा है और पॉलिटिकल पावर उसका ज्यादा फोकस है। तो ये आप पढ़िएगा, मैं नहीं उस पर बात कर रहा, इसमें बड़ा अच्छी तरह बयान किया है। आगे कहते हैं कि अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। वो आप पढ़िएगा पेज 7 पे। ज़रा इस बुक में इन्हीं चीज़ों को उन्होंने चैप्टर्स में डिस्कस किया। तो प्रोलॉग, ये जो प्रोलॉग है इसमें एक सारे थीम्स बस वो कर रहे हैं समराइज। कह रहे सोशल लाइफ जो है इसमें शरिया का दखल है और इसमें जो यूनिट्स हैं, फैमिली है, विलेज है, गिल्ड है, लोकल मोहल्ला है। तो and in general a social fabric based on the bonds created by religion। ये हम सबको पता है, अभी भी हमने ट्रेडिशनल मोहल्लादारी देखी हुई है। पूरा एक सोशल रियलिटी, इंसानियत पे उसकी बुनियाद है। इकोनॉमिक्स में ये इसका भी फिर डिस्कस किया उन्होंने कि is always seen as legitimate only if wed to morality within a human situation that preserves personal human contacts and trust between individuals, as one sees in the traditional bazaar, rather than as related to impersonal and excessively large organizations whose very size precludes the possibility of direct human relationships. और ज़ाहिर है जो लोग पुराने बाज़ारों को जानते हैं, अभी भी ऐसी फैमिलीज हैं जो ट्रेड में पुरानी है, उनके सप्लायर्स और उनका जो रिलेशनशिप है वो जनरेशनल होता है और उसे ज़बान पे बेस्ड होता है। वो अजीब, वो क्या कह लो, एक तरह का रूल्स ऑफ द गेम है बेस्ड ऑन ट्रस्ट। वो अभी भी है, आपको पता ही है, पठानों में। और बिलाल आएगा उससे पूछेगा, इचरे में रहता है कि कैसे। खैर, फिर पॉलिटिकल डोमेन की बात है। In the political domain, the traditional perspective always insists upon realism based on Islamic norms. In the Sunni world, historically, it accepted the classical caliphate, and in its absence, other political institutions such as the Sultanate, which developed over the centuries in light of the teachings of the Sharia and the needs of the community. Under no condition, however, does it seek to destroy what remains of traditional Islamic political institutions, which are controlled by traditional restraints in the hope of installing another Abu Bakr or Umar, but meanwhile settling for some form of dictatorship by an army officer. ये जनरल हमारे यहाँ सोच इस तरह की देखी जाती है ना, कि जो अब फंडामेंटलिज्म के करीब आ रहे हैं कि वो प्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि हम जो ओरिजिनल प्योरिटी थी ना, वी वांट टू रिटर्न टू दैट। और बीच के सारी जो डेवलपमेंट है इस दरख्त की, वो हम काट के फेंक देंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए सारे, जैसे मौदूदी साहब का प्रोजेक्ट ही है कि सारी इंटरवीनिंग पॉलिटिकल जो ये सल्तनट्स वगैरह इनका रद्द है कि इस्लाम ने प्योरिटी तो फौरन ही लूज कर दी थी, तो अब मौदूदी साहब हमें वापस वहां लेके जाएंगे। एक सोच है ना, और इट डजंट मैटर इफ यू यूज मॉडर्न स्ट्रक्चर्स व्हिच इज प्रॉब्लमेटिक। ये आप पढ़िएगा इस हवाले से। तो इसमें आगे क्रिटिक है फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट्स की, वो मैं अभी छोड़ देता हूँ, आप खुद ही पढ़िएगा। फिर एग्जांपल्स है। अब उसके बाद डील किया फंडामेंटलिज्म और ट्रेडिशन का फर्क बताया कि जो फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं वो बहुत सी मॉडर्निज्म की बुनियादी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं। मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी से उन्हें कोई मसला नहीं है, उसकी जो रूट्स हैं उसको वो नहीं देख पाते। और जैसे कि बड़ा इसमें एग्जांपल दिया पेज 10 पे कि वो कहते हैं इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुजूर ने कहा, कुरान ने कहा, ये सवाल नहीं उठाते। और उसमें यानी कि कोई बामानी उलूम मकसद नहीं है, कंटेम्प्रेरी जो भी उलूम है फॉर वर्किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो यानी कि इल्म का भी वो म्यार नहीं है, सेकुलर म्यार है, आज का म्यार है, आज साइंसी म्यार है।
और उसका जो प्रॉब्लम है वो नहीं नजर आता। ये भी अच्छा है, ये एग्जाम्पल भी है। तो ये क्या, ये इल्म है जो हुजूर ने कहा था कि फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव हासिल करूं, तो क्या इस बात पे वो क्या सोचते हैं? हजरत अली ने कहा कि आई बिकम द स्लेव ऑफ हिम हु टीचेस मी अ सिंगल वर्ड। Could this word possibly be a term pulled out of a chemistry dictionary or one drawn from some computer language? ये सोच अजीब सी बात है। ये है कि how they fail to see कि there has been a process of secularization of knowledge in the West. That is of the crux. नॉलेज न्यूट्रल नहीं है, ये हम देख चुके हैं दानिश के जो लेक्चर्स थे साइंटिफिक मेथड पे कि हाउ इट केम आउट ऑफ रिजेक्शन ऑफ रिलीजन, बेसिकली रिलीजियस थॉट। ये वो बात हो चुकी है कि आर्ट के बारे में वो काफी उसकी अहमियत उनके लिए कुछ नहीं है, और मेन उनका फोकस पॉलिटिकल फील्ड में है, और उसके बहुत से आइडियाज भी जो हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो कहते हैं कुरान में है वगैरह, तो सारा जो भी लेटेस्ट आइडिया होता है वो अपना लेते हैं, उसको इस्लामिक एक लबादा उड़ा देते हैं, और एक इस्लाम को आइडियोलॉजी बना दिया है, जो कि ये भी एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो ये आइडियोलॉजी तो नहीं है, ये तो वे ऑफ लिविंग है। तो ये खैर हमारा इतना ज़्यादा मौजू नहीं है फंडामेंटलिज्म, तो ये मैं छोड़ देता हूँ। आखिरी पेज पे मैं 2-3 लाइनें पढ़ देता हूँ। Despite both modernism and this latter-day fundamentalism, traditional Islam still survives, not only through its past artistic and intellectual movements, but in the present-day lives of those scholars and saintly men and women who continue to follow the path of the Prophet. In the lives of those craftsmen and artists who continue to recreate those visual and audible forms that are vehicles for the grace of the Quranic revelation, and in the everyday lives of that vast majority of pious Muslims whose hearts, minds and bodies still reverberate in response to the traditional teachings of Islam. कहते ये ज़्यादा वेस्ट इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरेस्टेड है, और यही मसला वेस्टर्न स्कॉलर्स का भी है कि उनकी इन डेप्थ कॉम्प्रिहेंशन नहीं है इसकी। But he says traditional Islam will in fact endure to the end of history, for it is none other than that tree whose roots are sunk in the Quranic revelation and whose trunk and branches have constituted all that Islam has been over the centuries, before the aberrations and deviations of modern times came to cause many to confuse this authentic tradition with not only the anti-traditional but also the counter-traditional, whose nature is more difficult to detect precisely because, quote-unquote, Satan is the ape of God. But no matter how great the confusion, truth protects itself because it is none other than reality. On the contrary, whatever apes it while at the same time denying it, finally vanishes like the darkness of the early morn before the luminous rays of the rising sun. So he ends on a positive note in that sense. Okay, how can reality disappear? कोई comments useful वगैरह? पढ़ लेना। मैंने पढ़ी नहीं है मैंने। आप पढ़ लेना प्लीज। मैंने 7-8 पेजेस तो पढ़ी थी, 200 तक तो काफी ज़्यादा अच्छी है। ट्री वाली एग्जांपल है वो तो। मैं जी अब वो लगा रहा हूँ आप लोगों की अटेंडेंस। आलिया है, एमन है, और अकीला ने आज छुट्टी ली हुई है, एब्सेंट नहीं है, लीव पे है। आयशा थी है, बुशरा है, मरियम अमान है, मेहर जावेद है,
मोहतशम आज माशाल्लाह, आज तो कोई मिठाई खिलानी चाहिए। ऑनलाइन तो ट्रेंड करता हूँ। अच्छा, आज तानिया और फराज शायद नहीं है, so I don't know, absent। हसनैन अशरफ जी नहीं है, मोहम्मद उस्मान सलीम, नबील अख्तर है, सना निजामी है, शैला बदर, सैयद रमीज इधर पेंटिंग कर रहे होंगे, फोन ऑन कर दिया होगा। इधर ही नहीं है, इधर है। हाँ वैसे क्या, सईदा कोमल है, तानिया नहीं है, वाहिद साहब है और जोहा भी है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं वाकई इस वक्त पेंटिंग कर रहा हूँ लेकिन सारा सुन रहा हूँ। थैंक यू। रमीज को प्रोजेक्ट मिला हुआ है, वो एक बच्चे की नर्सरी की वॉल म्यूरल्स ही पेंट करते हैं। वो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ तो उसकी अम्मा वो बहुत खूबसूरत पेंट हो रहा है। इस तरह और भी एक दो प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये वाकई आफ्टर ऑफिस यही काम कर रहे होते हैं। और किसी कोई कॉमेंट अपना मेहर आप है मौजूद, तो आपने पढ़ी थी ये रीडिंग? ये जुहा पूछ रही है, डॉक्यूमेंट्री जो थी YouTube पे अवेलेबल है? जी मैं ये डॉक्यूमेंट्री का लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ये YouTube पे है तो आप जरूर देखिएगा। आयशा आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी? आपने पढ़ा? ये तो मेरा बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है। हाँ जी सर, मैंने उसको पढ़ा था और उसमें सर वो जो दरख्त की मिसाल थी तो मेरे जहन में वही बात आ रही थी कि जैसे कलिमा तैयबा के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जड़ें जमीन पर और तना आसमान पर है, अर्श अजीम के नीचे उसके पत्ते हैं, तो वही मिसाल इन्होंने दी उसमें बरकत की। और माशाल्लाह जो मुझे बहुत अच्छी लगी बात, वो सिलसिले और तरीक़त की बात थी। ये वो सारी चीज़ें थी जो फर्स्ट टर्म में मेरे जहन में थी कि हम पढ़ेंगे, लेकिन माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया कि आपने हमें मॉडर्निटी का बताया और अब आप इसको लेकर आए हैं, तो सीक्वेंस ये बहुत अच्छा है कि हमारे जहन में एक चीज़ अच्छी उसकी आ रही है। तो ये तो सर मेरा बहुत ही, मैं चाहूँगी प्लीज़ आप इस किताब को अगर हमें अवेलेबल कर सकें, तो जैसे किंग ऑफ कासल हमने ली थी हसनी से, तो काइंडली सर अगर ये तो हमें बहुत अच्छा पॉइंट है। इसका आप टेबल ऑफ कंटेंट्स भी देखें ना तो बहुत ही खूबसूरत किताब है, पूरा निसाब है, तो ये हम इसको अवेलेबल वाकई करते हैं। ये बुक सर्कल में जाएगा सर, खुद ही पढ़ लेना, आसान होती है इनकी किताबें तो। अच्छा, आखिरी बात यह है कि कल हम सुबह आर्किटेक्चर के हवाले से जाएंगे 2-3 साइट्स देखने। दाई अंगा का मकबरा जो कि जहांगीर की आया थी, उनका यूईटी के पास, बेसिकली जीटी रोड पे है। हमने 9 बजे इधर आ जाना है, 5 मिनट पहले आ जाए, हाँ 9 बजे के हिसाब से आ जाए। तो दाई अंगा के मकबरे जाएंगे, वो उनका बाग था, फिर उसी में उनको दफनाया गया। वो बारादरी जो है वो बाग की बारादरी थी ओरिजिनली, आई थिंक, वल्लाह आलम। शालीमार गार्डन शाहजहां पीरियड का है, और उसके साथ आजकल के बुजुर्ग का एक मज़ार जो हमारे ऑफिस में डिज़ाइन हुआ है। तो ये इसमें बहुत सी चीज़ें इन अ सेंस वो शालीमार गार्डन के पास है, शालीमार थाने के सामने। तो ये हम ट्रेडिशन और लिविंग ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, तो उस मज़ार में ज़ाहिर है वो बुजुर्ग जो हैं वो लिविंग, असल चीज़ तो इंसान है ना, जब तक इंसान है तो है दीन, वरना तो नहीं है। तो और दूसरा कि उसमें ट्रेडिशनल आर्ट्स आपको दिखेंगे कि वो आज का है, जो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक वो बिल्डिंग में ही ये चीज़ें भी नज़र आ जाएंगी, लिविंग ट्रेडिशन। बुजुर्ग का नाम बाबा हसन दी और हाफिज मोहम्मद इकबाल। ये बरकत जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ऐसी जगहों पे जाकर ये महसूस हो सकती है, वो उसका वो है। इसका मतलब ये शुरू करने के हिसाब से उस तरह इंटरेस्टिंग था कि उसमें हर चीज़ वैसे ही आ रही है, मगर हम जहाँ आर्किटेक्चर देखने रहे कि उम्मीद है कि आप उन बिल्डिंग्स की जो भी हार्मनी है, जो भी फील है, उसको महसूस कर सकेंगे। और फिर हम क्लास में देखेंगे कि वो क्या है जिसकी वजह से उसमें ये इफेक्ट आ रहा है। उसके कोई रूल्स, कोई सिस्टम है आर्किटेक्चर का स्पेशली,
तो कल बस ये नोटबुक जरूर लाइएगा, बाकी आपने एक्सपीरियंस करना है, असल मकसद ये है। और फिर हम कोशिश इस मेरे वाले मॉड्यूल में करेंगे कि उस एक्सपीरियंस के पीछे वो क्या है कि हमें ऐसे एक्सपीरियंस हो, एक इम्पैक्ट होता है, एक न्यू ग्रैंडियर वो नहीं, ये तो असल ये बात और भी कुछ है। उसकी पूरी ग्रामर है जिसकी वजह से वो असर आता है। तो यानी कि हर फन होता है, उसकी ग्रामर होता है, लैंग्वेज होती है और असूल होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, एस्थेटिक्स होती हैं, वो सेकेंडरी होता है, एक उसकी एसेंस होता है। अच्छा जनाब, जोहा क्या कह रही हैं, पढ़ लें। It's interesting that he mentioned that the human being is viewed as the modern consumer for those who follow fundamentalism. हाँ, ये उसमें कॉर्नर से बात कर रही है कि जो मॉडर्न सोच के मुसलमान ही हो जाए, वो ये कहते हैं कि हमें तस्खीर कायनात, तो इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी सही है। उस कॉन्टेक्स्ट में वो ये पॉइंट लाए हैं कि भाई क्यों ये तस्खीर हो क्यों रही है। इट्स बेसिकली फॉर कंज्यूमर, कैपिटलिस्ट सिस्टम को फीड करने के लिए हो रही है ना, अदरवाइज वी डोंट नीड दिस 1000-fold things for the sake of things, not for the sake of human. सर हम कल कितने बजे वहाँ इकट्ठे होंगे? हम खाने यहाँ आएंगे, फिर गाड़ियाँ पूल करके जाएंगे, तो 9 बजे। हाँ जी, मेरी कार वर्कशॉप पे है, तो आई विल कम थ्रू ऊपर इंशाल्लाह 9 o'clock आई विल बी देयर। हाँ तो नीचे पे ठीक है। पहले हम लोग दाई अंगा जा रहे हैं सर के पहले शालीमार? बस पहले समझे ना, इधर जा रहे ना उधर जा रहे, पहले बाबा हसनदीन जाएंगे, वो शालीमार गार्डन्स के साथ। अच्छा ठीक है, सही है। लाल का भी वही है मकबरा, मधुलाल हुसैन या समथिंग, उनके पास ही है। माधुलाल हुसैन का एक्चुअली तो इतना खास नहीं है, मॉडर्न है। अच्छा, अपना आज का प्रोजेक्ट दिखाएंगे, हमारे ऑफिस का प्रोजेक्ट है। हाँ ओके। कंटेम्प्रेरी सेंट्स का, 2 का, उस्ताद और शागिर्द। इंटरेस्टिंग है सारा, ये मुख्तलिफ हवालों से। आई थिंक इट विल बी एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। आप जो ट्रेडिशन यहाँ स्टडी कर रहे हैं आज के दौर में, तो उसका मैनिफेस्टेशन भी देख, इस तरह भी वो बात बनती है कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट ऑल, मीनिंग से कि अभी तक प्रिजर्व किया जा। हाँ, ये उसका ये पहलू दिखा रहे हैं। यहाँ तो इंटेलेक्चुअली कोशिश हो रही है, वहाँ ठीक है जनाब। मोहसिन बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कोई चीज खराब किए बगैर। सबको ऑनलाइन का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। Wait, Nabil was typing something. On 3 people are typing something. देख। Thank you, Karen. Very nice, thank you आप लोगों का। नीचे क्या हो रहा है सर? नीचे स्टोरी टेलिंग का सेशन 7 o'clock बड़ा स्पेशल है। Thank you so much.